नाज़रीन, क्या आप अपना घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं? मैं ही नहीं बल्कि मुझ जैसे लाखों लोग अपना घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। अस्सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शाइस्ता इम्तियाज़ हैदर और आप तमाम का इस्तकबाल करती हूं प्रोग्राम लीगल एडवाइस में। अस्सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं साजिद रिजवी। शहर में अपना घर हो तो शहर भी अपना लगता है। आज इसी हवाले से हम लोग गुफ्तगू करेंगे कि आप अगर घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो आपका वो कौन सा कदम है जो मायने रखता है आपके लिए। बिल्कुल, और अगर हम इसे लीगल टर्म्स में कहें तो आज का हमारा मुकदमा होगा रियल एस्टेट लॉज के बारे में, जहां पर हम इन लॉज को और भी डिटेल्स में जानेंगे हमारे साथ मौजूद यहाँ पर एक्सपर्ट एडवोकेट के साथ। शायद से जब भी कोई प्रोग्राम हम लोग करते हैं तो ज़रूरी होता है कि टॉपिक जो हम लोग चुने वो हम लोगों से जुड़ा हुआ हो। बिल्कुल। और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है शाइस्ता कि जो हमारा एक्सपर्ट हमारे साथ शो पे मौजूद हो वो इस तरह से बात करे कि हर बारीकियों पर उनकी कड़ी नज़र हो और हर छोटी से छोटी कही हुई बात उनके ज़रिए हमारे नाजरीन को समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट शो पर हैं, मेरे ख्याल से नाज़रीन आप तमाम लोग मिलकर बहुत खुशी होंगे क्योंकि इस तरह से आज आपको वो समझाएंगे कि सारी चीज़ें, कोई डाउट्स इंशाल्लाह नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सज्जाद पटेल साहब। सर के बारे में हम आपको मुतारुफ करवाएं। ही इज़ एन एडवोकेट रजिस्टर्ड विद बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा. He worked as an associate advocate with Bilawala and Co. Advocates and Solicitors for a period of 4 years, and thereafter for 1 year he worked under the guidance of Bharat Joshi. Senior advocate Mr. Sajjad H. Patel started his individual practice from 1992. He was recognized as Advocate S.H. Patel from the day till date. He was made excellence in various fields of civil laws such as property laws, banking law, law related to tenancy, law related to negotiable instruments, law of trust and many other laws. Especially in civil side, representing an legal panel on State Bank of India, Punjab Sindh Bank, Bank of Baroda, representing many community trust matters. For example, KSI, Habib Group, Kachi Memon Jamaat, Shusri Imambada Trust, फतुवत ट्रस्ट एंड अदर्स। तो नाज़रीन, इस्तकबाल करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, हमारे स्टूडियो में सीनियर एडवोकेट सज्जाद पटेल सर का। अस्सलामुन अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका वक्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, कीमती है, और इस तरीके की हमारे इन्विटेशन को कबूल करना हमारे लिए बड़ी बात है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर, जैसा कि शाइस्ता ने कहा कि आपका वक्त बहुत कीमती है, तो इसी कीमती वक्त का इस्तेमाल करते हुए कुछ कीमती सवालात हम इंशाल्लाह पूछेंगे आपसे, जिसके व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसका जवाब क्या होगा। सर, सबसे पहला सवाल तो बेसिक सवाल जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हम लोग देखते हैं कि दो तरह की प्रॉपर्टी में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग घर लेने जा रहे हैं, देखते हैं हमारे आसपास दो तरह की प्रॉपर्टी है। एक टेनेंसी है जिसे हम लोग पगड़ी सिस्टम कहते हैं, और दूसरी जो है ओनरशिप है, जो एक सोसाइटी की बराबर एक सोसाइटी में हम लोग घर खरीदते हैं। दोनों में एक्चुअली फ़र्क क्या है कि अगर हम टेनेंसी खरीद रहे हैं, पगड़ी वाला घर खरीद रहे हैं, तो उसमें क्या फ़ायदा हम लोग को नज़र आता है, या अगर हम ओनरशिप का फ्लैट खरीद रहे हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा? एक्चुअली टेनेंसी के अंदर आप उस घर के मालिक नहीं बनते हो, आप वो जगह के सिर्फ टेनेंट हो। और टेनेंसी वो आपकी मंथली टेनेंसी होती है, जिसमें लैंडलॉर्ड के पास राइट रहता है कि वो कभी भी आपकी टेनेंसी टर्मिनेट कर सकता है अगर आप उसकी कोई भी कंडीशंस को ब्रीच करते हो। अच्छा। और दूसरा है कि टेनेंसी जो एप्लीकेबल है वो महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर आता है, जिसमें कुछ कंडीशंस ऐसी है जो रिस्ट्रिक्शन है टेनेंट्स के ऊपर, विच दे टेनेंट कैन नॉट डू इट। जैसे कि इलीगल सबलेटिंग होता है, जैसे कि भाड़े पे दे देते जगह विदाउट परमिशन फ्रॉम लैंडलॉर्ड। फिर आप देखोगे कि घर में इलीगल काम करा लेते हैं, वो दैट यू कैन नॉट डू इट अनलेस यू टेक द परमिशन फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। ओके, तो लैंडलॉर्ड का पूरा कंट्रोल है, मतलब टेनेंसी का, लैंडलॉर्ड फिर उसका कोई राइट नहीं है जो अगर मैं भाड़े घर खरीद रहा हूँ आपको टेनेंसी में प्रोटेक्टेड हो, यू आर ए प्रोटेक्टेड अंडर महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट सब्जेक्ट टू दी कंडीशंस एंड प्रोविजन ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल। अगर आप कोई भी टर्म कंडीशन ऑफ टेनेंसी या प्रोविजन ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट जैसे सेक्शन 16 में लिखा दिया हुआ है, अगर कोई भी ब्रीच करोगे तो लैंडलॉर्ड के पास पावर है आपका पोजीशन ले सकता है, कोर्ट में केस फाइल। ओके, तो यानी जब हम
ٹیننٹ بنتے ہیں یا ہم جو ہے پراپرٹی کو ٹیننسی پہ جا رہے ہیں, لے رہے ہیں, تو اس دوران جو ہمارا اگریمنٹ بنتا ہے تو اس میں جو ہے اونر کے پاس ہی یہ حق ہے کہ وہ آپ کا اگر پیریڈ نہ بھی ختم ہوا تو بھی آپ کو وہ نکال سکتا ہے؟ نہیں, اس ایگریمنٹ میں سب کلوزز آتے ہیں, جیسے کہ آپ کو لینڈ لارڈ اس میں لکھا جائے گا کہ بھائی آپ یہ ہر مہینے 5 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو بھاڑا ریگولرلی دے دو گے, آپ ڈیفالٹ نہیں کرو گے, آپ انلیگل کام نہیں کرو گے, آپ انلیگل کسی کو قبضہ نہیں دو گے. اگر یہ سب کنڈیشنز آپ کمپلائی کرے تو آپ یو کین کنٹینیو ٹو آکیپائی. اگر یہ نہیں کرے تو لینڈ لارڈ کے پاس پاور ہے, وہ آپ کو نوٹس مار کے کورٹ سے خالی کرا سکتا ہے جگہ. اچھا, وہ ڈائریکٹ آرگومنٹ نہیں کر سکتا ہے؟ نہیں, ہم لوگ لیکن جیسے دیکھتے ہیں نا کہ کبھی کبھی جو ٹیننٹ رہتے ہیں اور وہ لینڈ لارڈ رہتے ہیں, دونوں میں آپس میں مت بھید بہت زیادہ ہو جاتا ہے, تو ساری چیزیں پیپر کے تحت ہی ہوتی ہے. اگر اس کو نکالنا بھی ہے یا ایکشن لینا ہے تو قانون کے تھرو ہی اس کو خالی کرانا پڑے گا, وہ ایسا خالی نہیں کرا سکتا. ہی ہیز ٹو گو ٹو اسمال کاؤزز کورٹ, فائل اے سوٹ اگینسٹ یو اینڈ آسک فار دا ایوکشن. اس میں اس کو پروو کرنا پڑے گا کہ آپ نے انلیگل سبلیٹ کی ہو, آپ نے انلیگل آلٹریشن کی ہو. اگر وہ پروو کرتا ہے تو کورٹ آپ کے اگینسٹ میں ڈگری پاس کرتی ہے. اگر اس میں ایک اور بھی ہے کہ اگر لینڈ لارڈ کو خود کے لیے چاہیے جگہ تو لینڈ لارڈ وہ بھی کر سکتا ہے, کورٹ میں کیس فائل کر سکتا ہے. اچھا, کہ بھائی یہ جگہ میرے کو خود کے اپنے آکیپائی کے لیے چاہیے, آپ خالی کرو. اچھا, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس گراؤنڈ کے اوپر بھی کورٹ آپ کے اگینسٹ میں ڈگری پاس کر سکتی ہے. اوکے, لائک جیسے ہم لوگ دیتے ہیں کہ کوئی بلڈر آ گیا ہے, شاید دیکھا ہوگا, تو وہاں پہ ڈیولپ کرنا ہے اس کو, تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جو مین لینڈ لارڈ ہے اس کے ہی ہاتھ میں سارا پاور ہوتا ہے. تو ٹیننسی پہ اگر جو لوگ رہ رہے ہیں, یعنی جو کرایہ دار ہیں وہ جو ہے ان کے پاس زیادہ رائٹس نہیں ہوتے ہیں, جو مکان مالک ہے یا جو پراپرٹی کا جو ہے اس کے پاس زیادہ رائٹس ہوتے ہیں. اور اگریمنٹ جیسا بھی ہو, وہ اگر اف ہی از فائنڈنگ کہ ان کے پاس جو انہوں نے جو ہے کوئی لاز جو ہے وہ توڑے ہیں یا کوئی کلوز جو ہیں وہ توڑے ہیں, تو ہی کین آلویز ٹرمینیٹ, ہی کین فائل اے پروسیڈنگ اینڈ ہی کین ریکور. اوکے سر, ہم لوگ پھر بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں پگڑی سسٹم میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو ایک بات یہ بھی لگتا ہے کہ شاید تھوڑا سستا مل جاتا ہے. تو اگر ہمیں گھر خریدنا ہے پگڑی سسٹم میں, ٹیننسی شپ پہ جانا ہے, تو اس کے لیے ہمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟ دیکھیے, اکثر دیکھا جا رہا ہے اپنے خاص کر کے اپنے ساؤتھ بامبے میں کہ ٹیننسی کا کوئی بھی روم ہے, جو ٹیننٹ ہے ان کے ساتھ میں سودا کر لو, ان کو پیسے دے کے ان کو خالی کرا لو, ہے نا. لینڈ لارڈ کو بعد میں اپن بات کر کے ٹرانسفر کروا لیں گے. یہ جو پروسیجر ابھی جو پبلک فالو کر رہی ہے نا, دیٹ از اے رانگ پروسیجر. ایکچولی جو بھی ہے آؤٹ گوئنگ ٹیننٹ اور ان کمنگ ٹیننٹ دونوں کو جا کے لینڈ لارڈ سے ملنا چاہیے. لینڈ لارڈ کا جو بھی بات چیت کر کے ان کا کنسرن لینے کے بعد ہی آپ وہ جگہ لو, وہ زیادہ بیٹر ہے. اگر وداؤٹ کنسرن آپ لوگے تو شاید کل وہ لینڈ لارڈ نہ ٹرانسفر کرے تو آپ کے لیے پرابلم ہوتا ہے. اچھا, ایسا ہوتا بھی ہے؟ جی, یہ لینڈ لارڈ پہ ہے. لینڈ لارڈ چاہے تو کرے, نہ چاہے تو نہ کرے, آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے. اچھا, تو گھر لینے سے پہلے ہم لوگ کو لینڈ لارڈ سے مل لینا چاہیے, میٹنگ کر لینا چاہیے, میٹنگ کر لینا چاہیے, اس کا کنسرن لے لینا چاہیے, اور جو جا رہا ہے اس کا سرنڈر لے کے لینڈ لارڈ اس کا سرنڈر لے گا اور آپ کے نام پہ ٹیننسی کریٹ کرے گا, تو وہ ہمارے نام پہ ٹیننسی کریٹ کرے گا. اوکے, تو اگر ہم یہ مطلب بات کر لیتے ہیں لینڈ لارڈ سے, اس کے بعد ہمیں کسی طرح کا کوئی ڈاکیومنٹیشن کی ضرورت تو پڑتی ہے؟ ایگریمنٹ, ٹرانسفر آف ٹیننسی ایگریمنٹ رجسٹر کرنا پڑے گا, وہ بھی کرانا پڑتا ہے. وہ رہے گا لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ کے بیچ میں. اچھا, اس میں اگر لینڈ لارڈ چاہتا ہے تو اس میں آؤٹ گوئنگ کو بھی پارٹی بنا سکتا ہے, ایز اے کنفرمنگ پارٹی یا ایز اے آؤٹ گوئنگ ٹیننٹ, ان کمنگ ٹیننٹ اور لینڈ لارڈ کنفرمنگ پارٹی بن سکتا ہے. بٹ رجسٹریشن آف دا ڈاکیومنٹ از مینڈیٹری. تو ہم لوگ ایک جملہ اور سنا ہوگا آپ نے, بل فرائی, بل فرانا. بل فرائی وہی ہوتا ہے جو آپ جو بول رہے ہو نا, کہ جب لینڈ لارڈ کے پاس جاؤ گے, جو بھی اس کا ریکوائرمنٹ ہے, جو حق ہے اس کا, جو منگتا ہے, وہ لیگل رائٹ ہے. ایسا ہے کہ جو لینڈ لارڈ ہے, لیگل لا کے اندر یہ نہیں ہے کہ لینڈ لارڈ کچھ ٹرانسفر کے لیے پیسہ مانگتا ہے, پر ہر لینڈ لارڈ آج کی تاریخ میں. سو اگر لے مین لینگویج میں ہم یہ کہیں تو اگر ہم ٹیننسی کے اوپر جو ہے جا رہے ہیں اور اس سے جو ہے پراپرٹی ایکوائر کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایسے میں ہم لینڈ لارڈ کو جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے, ذرا بھی نہیں. ہم کو جو ہے اس سے پرمیشن بھی لینی ہے, ہم کو جو ہے اس کے کنڈیشنز کو بھی اگری کرنا ہوگا. We cannot have like a party A, party B will have to be take a consideration for the landlord.
Okay. एक्चुअली क्या अभी आज लोग का ऐसा है ना कि भाई ठीक है ना, आप दे दो लैंडलॉर्ड से हम बात कर लेंगे, जी, है ना? अभी हमारे पास पैसे नहीं है, लैंडलॉर्ड को जो देना होगा हम बाद में दे देंगे, बाद में करवा लेंगे. अच्छा. वो जो बाद में बात वाली बात होती है ना, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है. Okay. बिकॉज टुमारो इफ सपोजिंग इफ लैंडलॉर्ड डजंट ट्रांसफर, जी, तो वो आदमी के पास कोई राइट ही नहीं जगह का. तो सर जैसे कि हम जो है यहाँ पर बहुत ही डिटेल में हमारे नाजरीन के सामने बता रहे हैं कि टेनेंसी या किराएदार जो होता है या किराए की प्रॉपर्टी पे जब हम जाते हैं तो किस तरीके से हमें जो है बातों का ख्याल रखना चाहिए. इसमें ऐसे भी कोई स्टेप्स हैं जो कि अगर हम जो है जिसे नज़रअंदाज कर दें तो हमारा नुकसान हो जाएगा, और ऐसे स्टेप्स हैं जिसे हम अगर इसे समझेंगे तो हमारा फ़ायदा हो सकता है. तो इसके प्रॉज और कॉन्स क्या होते हैं? देखो जैसे मैं बताया कि अगर आदमी जाके लैंडलॉर्ड से ट्रांसफ़र करवा के लेता है और एग्रीमेंट रजिस्टर करवा के लेता है और हर जो प्रोविजंस जो है वो प्रॉपर्ली अबाइड करता है, टर्म्स एंड कंडीशन अबाइड करता है, तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम. क्योंकि आज मैं भी जहाँ रहता हूँ वो भी टेनेटिव प्रॉपर्टी है. सो अगर आप इसमें कोई भी तरह का ब्रीच करोगे तो यू में फेस अ प्रॉब्लम. जी, है ना? जी. तो ब्रीच में जैसे आपने बताया कि आपने घर की दीवार तोड़ दी है, जी, अपनी मर्जी से आप कर रहे हैं, बालकनी को तोड़ के आपने आगे कर दी है, तो ये जो चीज़ है वो चीज़ आपके लिए नुकसानदायक है. जी, या वो प्रीमाइसेस जो है मेरे इसमें हक में नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसे यूज कर रहा हूँ, कर रहे हो, वो गलत है. वो गलत है. जैसे अभी कॉमन पैसेज आपके बाहर है, आप वो कॉमन पैसेज को अंदर ले लिए, तो दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू. जी, और ये अक्सर देखा जाता है, ये होते रहता है. जी. अभी आप देखिए बोलने में कितनी भी बिल्डिंग है, सबके बाहर बालकनी निकाल के रखो, गलत है. और फिर ऐसे में अगर कुछ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आए और वो किसी तरह का तो लैंडलॉर्ड को तो बेनिफिट है, फिर उसको कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है. क्योंकि म्युनिसिपैलिटी की नोटिस ही उसके लिए बहुत कुछ है कि भाई इलीगल काम हुआ. जी. इससे बिल्डिंग पर भी काफी जोर पड़ता है, बिल्डिंग पे भी काफी जोर, और वो एक्चुअली देखने होता कब जगह भी शहरियत के हिसाब से भी वो जगह जब तक लैंडलॉर्ड की परमिशन नहीं है तब तक आप उसको यूज भी नहीं कर सकते. गज़बी हम कहते हैं जिसे, ये गज़ब करके जो है आप उसको यूज कर रहे हैं, तो वो आपके लिए जो है दीनी एतबार से और दुनियावी एतबार से भी ठीक नहीं है. सर अग्रीमेंट वही बनता है, मतलब अभी जैसा हमने कहा कि अगर हमको इसमें टेनेंसी में फ्लैट खरीदना है तो इसके लिए कोई अग्रीमेंट है या मतलब नॉर्मल खाली वो? नहीं, एग्रीमेंट बनता है, टेनेंसी एग्रीमेंट बनता है. अच्छा. और वो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. रजिस्ट्रेशन भी होता है उसका? बिल फिराई अभी इनफ नहीं है, मतलब ऐसा होता था? नहीं, बिल फिराई इनफ नहीं है, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट करना कंपलसरी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंडलॉर्ड के ऊपर है. लैंडलॉर्ड के ऊपर है कि भाई इसकी स्टैम्प ड्यूटी भरो, रजिस्ट्रेशन करो, कंपलसरी. अच्छा, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह होने लगी. पहले मैंने ऐसा सुना था कि पहले ऐसा नहीं था. पहला नहीं था, 1999 के पहला नहीं था, 1999 के बाद में कंपलसरी. अच्छा, ये कंपलसरी हो गया, तो अब कराना ही पड़ेगा सेम जैसे हम लोग 2000 के बाद में ये कंपलसरी हो गया. ये कंपलसरी हो गया है. ओके. सर जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम कंडीशंस को ब्रीच कर देते हैं, अक्सर लैंडलॉर्ड को जो है गाफिल रखते हैं, उसे नज़रअंदाज करते हैं. इसी के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है बिना पूछे किसी और को भी जो है अपनी ही जगह रेंट पर दे रहे हैं या उसके साथ शेयर करने लगे हैं, लेकिन बताया नहीं है हमने. वो आप गलत कर रहे हो. अच्छा. क्योंकि आपको अगर भाड़े पे जगह देना है तो आपको लैंडलॉर्ड की परमिशन लेके ही देना है. उसके भी अगर आप दोगे तो लैंडलॉर्ड आपको घर खाली करवा सकता है. और मुंबई जैसा शहर है तो फिर यहाँ पर कौन से लोग हैं, कैसे लोग हैं, आइडेंटिटी, एवरीथिंग मैटर्स. जी, और अभी तो रजिस्ट्रेशन लीव एंड लाइसेंस का भी कंपलसरी हो गया है. अच्छा. तो लैंडलॉर्ड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप रजिस्टर कराओगे लीव एंड लाइसेंस तो वो ऑनलाइन जाके चेक कर सकता है कि घर भाड़े पे दिया है कि नहीं दिया है. अच्छा. तो ग्राउंड के ऊपर आपको इमीडिएटली कोर्ट में केस फाइल के खाली करा सकता है. सो इट इज़ एडवाइजेबल, अगर आपको भाड़े पे देना है तो दीजिए, पर लैंडलॉर्ड की परमिशन लेके दीजिए, ताकि कल लैंडलॉर्ड आप पे कोई तरह का एक्शन ना ले सके. बल्कि ये भी लेकिन फायदा होगा अगर लैंडलॉर्ड के नॉलेज में रहेगा तो कल को कोई इशू होता है भाड़े वाले की तरफ से तो ही कैन सपोर्ट यू लैंडलॉर्ड. तो अदरवाइज बोलेगा मेरे से पूछ के दिया था क्या. जी हाँ. लैंडलॉर्ड कुछ कॉम्पनसेशन मांगते हैं कि भाई हमको थोड़ा सा मतलब कॉम्पनसेशन तो देखिए अगर आपको देना भी पड़ा तो यू आर गेटिंग मच बेनिफिट आउट ऑफ दैट प्रॉपर्टी. क्योंकि आज भाड़े की जो भी आ रहा है तुमको 12 महीने का 11 महीने का भाड़ा मिल रहा है, उसके अगेंस्ट में अगर आप 1 महीना या 2 महीने का भाड़ा अगर लैंडलॉर्ड को दे भी रहे हो एज ए रॉयल्टी या एज ए वॉट एवर यू से, तो इट्स बेटर दैट यू आर प्रोटेक्टिंग योर प्रॉपर्टी फ्रॉम द इविक्शन एंड यू आर बिल्डिंग अप द ट्रस्ट बेसिकली. करेक्ट. शायस्ता, जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल बहुत सारी ऐड आ रही है और लोग जैसे ये बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ है कि EMI पे आप पैसे पे कर सकते हैं, तो देखा होगा कि लोग ओनरशिप में घर काफ़ी
खरीद रहे हैं, जी, तो मेरे ख्याल जी। से वो भी एक सवाल है जो हम लोग पूछ सकते हैं सर से, बेसिकली वो ज़रूरी है। जी बिल्कुल। सर जैसे हमने इसके बारे में बात कर ली कि हम रेंट पे जा रहे हैं, किराए पे जा रहे हैं वगैरह ये तमाम, लेकिन जब हम ओनरशिप पे जा रहे होते हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि आई नो इसमें बहुत लीगल टर्म्स जो होते हैं वो काफ़ी कड़े होते हैं, अक्सर लोगों के लिए पेचीदा भी हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि करें तो क्या करें। तो फिर ओनरशिप पे जाते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो ऑनरशिप में दो स्टेप्स, एक तो पहला होता है कि यू आर गोइंग फॉर ए फर्स्ट सेल, वन इज सेकंड सेल। अच्छा। फर्स्ट सेल इज दैट यू आर बाइंग फ्रॉम द डेवलपर Okay. डायरेक्टली, जी। उसको फर्स्ट फर्स्ट सेल बोलते हैं, Okay, मतलब first sale, फर्स्ट okay. जी। है ना, दैट यू आर बाइंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द डेवलपर, ओके डेवलपर और बिल्डर व्हाटएवर इज। जी। सेकंड इज योर सेकंड सेल इज दैट कि भाई जो पहला परचेजर है उसी से आप परचेस करते हो। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा समझे, मतलब आपने परचेस कर लिया, आपसे मैं परचेस कर लिया, जी। सो आई एम ए सेकंड परचेस। जी। जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग है, वहां पर ऑलरेडी कोई रह रहा है और वो अपने घर को बेच रहा है, दैट इज अ सेकंड परचेजर, थर्ड परचेजर, व्हाटएवर, मतलब इट इज लाइक बाइक ओनली, फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड। जी। और फर्स्ट जो आप परचेस करते हैं उसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ देखना पड़ती है, जैसे कि बिल्डर के पास टाइटल है कि नहीं बिल्डिंग बनाने का, जी। वेदर ही गॉट ए परमिशन फ्रॉम दी फ्रॉम दी MCGM, कि उसको CC कितने माले की है, अच्छा। आप कितने माले पे फ्लैट खरीद रहे हो। अच्छा। ऐसा तो नहीं है CC 20 माले की या 22 पे खरीद रहे हो। सर ये सीसी क्या होता है? कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जिसको बोलते अच्छा, हैं, बिल्डिंग का परमिशन बनने का। अच्छा, यानी वो कितने Project मंजिल की कितने होने माले- वाली हाँ, है, कितने वो माले का प्रोजेक्ट होता है। है। केस हुए हैं अक्सर, हम लोग ने सुना है मुंबई में भी जी। कि 16 माले पे फ्लैट था और बिल्डिंग की परमिशन 12 तक थी। जी, जी, ऐसे होता है, जी, इसलिए हाँ, हाँ। एंड इट्स अ बिग चीटिंग, इट्स अ बिग इसलिए चीटिंग। अभी रेरा आ गया ना सर। अच्छा। जी। अभी आप रेरा में आप जाओगे ऑनलाइन पे तो आपको पूरी बायोडाटा पूरा आपको ये मिल जाएगा डेवलपर का, Okay. उसका जो प्रोजेक्ट अभी approved जो है। भी प्रोजेक्ट अगर डेवलपर लिया है, अंडरटेक किया है, ही हैज टू गेट इट रजिस्टर्ड विद रेरा। ओके। इसमें उसको CC अपलोड करना है, AOD अपलोड करना है, टाइटल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, प्लान अपलोड करना है, एवरीथिंग ही हैज टू अपलोड। आप खाली क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो बिल्डिंग है इसकी परमिशन 22 माले तक है, और 22 माले के ऊपर मतलब वो फिर जा ही नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल ही गेट्स फर्दर एडिशनल FSI। सो ये पब्लिकली उसको देना पड़ेगा, पब्लिकली बाकायदा एग्रीमेंट में मेंशन होगा, मेंशन होगा। दिस प्रोजेक्ट इज रजिस्टर्ड विद रेरा अंडर नंबर सो एंड सो। तो इवन आई कैन चेक, अगर मैं परचेजर हूँ तो मैं चेक कर सकता हूँ ऑनलाइन वो थर्ड बिल्डर पार्टी, का। अगर मेरे को समझो कोई बिल्डिंग चेक करना है कि वो बिल्डिंग में बराबर क्या है क्या नहीं, बराबर है कि नहीं, आई वांट टू फाइंड आउट द टाइटल ऑफ दैट प्रॉपर्टी, व्हाट आर द वेदर परमिशन इज देयर, तो मेरे को खाली उसका रेरा नंबर मिल जाएगा। अच्छा, तो मैं रेरा नंबर से ऑनलाइन जाके पूरा उसका पूरी डिटेल्स उसकी हासिल कर निकाल- सकते हैं। पूरा डिटेल्स। ओके। और अभी तो मैंडेटरी हो गया है कि आप जब भी तुम देखना कोई भी बिल्डर या डेवलपर अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट करता है या बोर्ड पे, तो ही ऑलवेज पुट ए रेरा नंबर होता है, अच्छा। लाइसेंस एंड रेरा नंबर। रेरा नंबर कि भाई दिस प्रोजेक्ट इज रजिस्टर्ड अंडर रेरा। सो नंबर सो ऐसा। तो वो ऐड पे हम लोग एक चीज और देखते हैं, OC रिसीव्ड, ये भी चीज हम लोग वो ऐड पे Occupation पर certificate- उस पे ज्यादा फोकस होता है हम लोग देखें। हाँ, क्योंकि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट एक्चुअली इज द मस्ट। अच्छा। विदाउट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट द बिल्डर कैन नॉट हैंड ओवर पोजीशन टू यू। ओके। अच्छा, अपन आज की ओके। तारीख में आप देख लो तो जितनी भी बिल्डिंग में बिल्डर पहली हैंड ओवर करता है पोजीशन, जी। नॉट एज ए ऑफिशियल पोजीशन होता है वो, दैट इज ए फिट आउट पोजीशन। वो कहते हैं ना कि भाई हम आपको फ्लैट दे रहे हैं, आप इसके अंदर रिनोवेशन जो करना है वो करो टिल वी गेट द OC। ओके। अब समझे, पर अच्छा। वो OC तो आती ही नहीं है। जी। आप अगर बॉम्बे में, साउथ बॉम्बे में देखोगे, जहाँ जी, तक जी, मेरे को जी। समझ में आ रहा है कि 75% 70 to 75% बिल्डिंग के पास OC नहीं है, OC नहीं अच्छा, है। हाँ। ओके। क्योंकि उसके लिए बहुत रिस्ट्रिक्शन है, जी। और वो रिस्ट्रिक्शन बिल्डर कंप्लाई नहीं करते, ओके। क्योंकि समहाउ बिल्डर मे बी बिकॉज ऑफ सम एडिशनल मॉनेटरी बेनिफिट ऊपर बढ़ा भी लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ओके। कि अभी तो क्या है, रेरा आ गया है तो आदमी को समझ में आता है, कोई कुछ भी हैंकी पैंकी नहीं होता। पहला क्या होता था कि 20 माले का परमिशन है, 22 माले की बिल्डिंग बना लो, 400 फ्लैट्स हैं, 500 हाँ, फ्लैट्स हैं, लेकिन उसके आगे भी फ्लैट्स डिफ्यूज होते हैं। एरिया जो है वो जी। कवर कर लो, हाँ। जी। समझे। तो ये सब चीज़ पहले बहुत, अभी सब ये जब से रेरा आ गया तब से ये चीज़ कम हो तब से बहुत अच्छा हो गया, मतलब कम एक मतलब हम लोगों के लिए भी, जो कॉमन मैन है उसके लिए भी सेफ ये है। कॉमन मैन कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए ला रहा हूँ। ओनरशिप के लिए सर सेल डीड क्या, मतलब इस बनाने के लिए क्या करना आप होगा? अगर आप बिल्डर से लेते हो तो पहला एग्रीमेंट फॉर सेल बनेगा, हाँ। अच्छा।
بہت سے ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کوئی جو پرچیزر ہوتا ہے وہ فائنینشیلی اتنا ساؤنڈ نہیں ہوتا ہے تو ہی میں گو فار اے لون فرام دا بینک. اوکے جی جی. تو وہ بینک کے پاس جائے گا تو نیچرلی اٹ ول بی انٹائر اماؤنٹ ول بی پیڈ آفٹر دی ایگزیکیوشن آف ایگریمنٹ. تو اس میں ایک کلاس رہتا ہے کہ بھائی آن ایگزیکیوشن جو پرچیزر ہے اتنا اماؤنٹ دیا ہے اینڈ بیلنس ول بی پیڈ ود ان 30 days اور ود ان 45 days واٹ ایور از اویلنگ دا لون فرام دا بینک. تو وہ ایگریمنٹ فار سیل بنتا ہے. سر ایکچولی اس سے بہت ایک انٹرسٹنگ سا کوشچن اٹھ رہا ہے کہ ہم جیسے کہ بات کریں اونرشپ کے لیے, ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو نیو بلڈنگز یا انڈر ڈیولپنگ جو بلڈنگز ہوتی ہیں تو اس میں اگر کوئی فلیٹ لے رہا ہے تو ایسے میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے مدت دی تھی اتنے مہینوں کی اتنے سال کی, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اب تک جو ہے جنہوں نے فلیٹ لیا ہے ان کو ملا نہیں ہے. تو ایسے کیس میں کیا کرنا چاہیے, کس طریقے سے جو ہے ہم ان سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں یا کہاں جا سکتے ہیں؟ آپ ایگریمنٹ اگر دیکھو گے نا, جو ایگریمنٹ بلڈر کے ساتھ میں ہوتا ہے اس ایگریمنٹ میں کلوز رہتا ہے اچھا کہ اگر اتنے ٹائم میں اگر پوزیشن نہیں دی گیا جی تو پرچیزر از انٹائٹل فار دی انٹرسٹ آن دیٹ. اوکے اس میں رہتا ہے 18%, 12%, واٹ ایور اماؤنٹ, اس میں وہ کلوز رہتا ہے. اس میں گریس پیریڈ بھی رہتا ہے کہ بھائی اگر یہ 36 میں نہیں دیا تو 6 month گریس پیریڈ رہتا ہے. انفارچونیٹ سرکمسٹینسز کچھ بھی ہو سکتا ہے, اگر وہ نہیں لیا تو دین ود ان 36 month ان کو دینا چاہیے. نہیں تو پھر آپ امیجیٹلی اس کو either you can go to RERA tribunal or you can go to consumer court and ask for the interest. اوکے تو ہم جو ہے اس طریقے سے delayed period. اوکے یعنی اگر بلڈر کو جو ہے ہماری ہی پراپرٹی کو دینے میں دیر ہو رہا ہے تو ہم جو ہے ان کو کورٹ کے ذریعے بھی جو ہے اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسرا بھی ریرا کے بعد میں ان کو ریرا میں بھی اپلوڈ کرنا پڑے گا فار دی ایکسٹینشن پیریڈ. جیسے کہ اگر ابھی آپ کوئی بھی پروجیکٹ آپ کھولو گے جس میں لکھا ہے کہ بھائی 31 مارچ 2024 کو پوزیشن دے دیں گے, اگر وہ نہیں دیا تو دین ود ان prior to that they have to intimate to RERA that because of this reason the project could not be completed, we are asking for the extension of time. Then the RERA will grant time and then they have to upload to the website on the سر جیسے ہم لوگ نے دونوں بات کر لیا ٹیننسی اور اونرشپ پہ, ابھی آپ اتنے سال سے یہ فیلڈ میں ہیں, آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے کہ مطلب ٹیننسی شپ از بیٹر یا اونرشپ از فلیٹ بیٹر؟ بیکاز جو ویورز دیکھ رہے ہیں وہ شاید ان کو تھوڑا سا آئیڈیا مل جائے گی کس میں, کروڑوں روپے اگر ہم انویسٹ کر رہے ہیں کسی میں تو اس کے لیے ہمیں صحیح پراپرٹی چوز کرنا ایک بیسٹ ہوگا. According to me ownership is much better. اچھا for the reason that ownership میں آپ کا کوئی لاس نہیں ہے. آج اگر آپ خریدے تو 8 دن کے بعد بیچو گے تو آپ کو جو پیسے میں خریدے وہی پیسے میں آپ کا بکنا ہے, بلکہ تھوڑا زیادہ ہی مل جاتا ہے, زیادہ ہی مل سکتا ہے. ٹیننسی میں ایسا ہے کہ آج آپ خریدے تو آپ کا 33% ویلیو ڈیپریشیٹ ہو گئی کیونکہ لینڈ لارڈ 33% لے کے گیا. جو آپ چیز 1 روپے میں لیے ہو اس کا 30 پیسہ تو لینڈ لارڈ لیا تو آپ کی ویلیو ہو گئی پراپرٹی کی 70 پیسے کی. اور کل آپ واپس جاؤ گے بیچنے کو تو واپس لینڈ لارڈ اس پہ لے گا, تو وہ ڈے بائی ڈے آپ کا ویلیو جو ہے. اور پبلک کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں وہ فلیٹ مجھے سستا مل رہا ہے لینڈ لارڈشپ میں, مطلب ایک یہ مینٹالٹی لوگوں کی ہے. پن ابھی وہ مینٹالٹی وہی میں بتایا نا کہ پبلک کی مینٹلٹی یہ بھی ہے کہ بھائی کرا لیں گے رجسٹریشن, کیا پرابلم ہے, لینڈ لارڈ سے لینڈ لارڈ کو جو مانگیں گا دے دیں گے. دیٹ از آلسو رانگ مینٹلٹی. تم پریکٹیکل سوچو, اگر ٹرانسفر نہیں کراتے ہو اور آپ لیتے ہو اور کل لینڈ لارڈ بولتا ہے کہ نہیں میں آپ کے نام پہ ٹرانسفر نہیں کروں گا, آپ کو جو ہوتا ہے کر لو, تو آپ کیا کرو گے؟ یو ہے تمہارے پاس لیگل کوئی وے نہیں ہے بیکاز یو ہیو ڈن سم تھنگ وچ از اگینسٹ دا لا. سر ایک چیز اور ہم لوگ دیکھتے ہیں جب ہم لوگ پراپرٹی لے لیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ کو پتہ نہیں ہوتا ہے. فار ایگزامپل اسٹیمپ ڈیوٹی وغیرہ, سو دونوں کے لیے کیا سیم طرح کے اسٹیمپ ڈیوٹی چارجز ہیں یا دونوں کے لیے الگ الگ ہیں, یا اس کو کیسے مطلب اسٹیمپ ڈیوٹی کیا ہے اس کے بارے میں آپ بتا دیجیے. اسٹیمپ ڈیوٹی جو اونرشپ کے اوپر تو ریڈی ریکٹر ویلیو کے حساب سے ہے. ہاں ریڈی ریکٹر ویلیو آپ کا جو ویلیو ہے مطلب ایریا کی پرٹیکولر ایریا, ہاں پرٹیکولر ایریا کا زون کا جو ریٹ ہے وہ ریٹ کو آپ ڈیپریشیشن لے کے اس کے اوپر 6%, آج کی تاریخ میں 6% ہے اسٹیمپ ڈیوٹی, اس کے اوپر پے کرنا ہے آپ کو اسٹیمپ ڈیوٹی رجسٹریشن. اینڈ اٹس مینڈیٹری. اٹس مینڈیٹری. وداؤٹ دیٹ یو ڈونٹ گیٹ اے ٹائٹل. 6% پے کرنا ہے جو ہمارا 6% آف دی ریڈی ریکنور, آئیدر ریڈی ریکنور اور دی ایگریمنٹ ویلیو وچ ایور از ہائر. اچھا ہائر کے اوپر 6%. اگر آپ کا ریڈی ریکٹر ویلیو آتا 1 کروڑ روپیہ اور آپ نے خریدے 1 کروڑ 25 لاکھ میں, تو دین یو ٹو پے اسٹیمپ ڈیوٹی آف 1.25. بھائی یہ اسٹیمپ ڈیوٹی مطلب دیا کیوں جاتا ہے, اس کا کچھ ریزن ہوتا ہے مطلب کہ گورنمنٹ کا انکم.
अच्छा ये लोग का सो और ये क्या इस पेपर की जो हम लोग की सेल डीड की इतनी वैल्यू मतलब फिर स्ट्रांग हो जाती है ऑफ कोर्स अगर रजिस्टर्ड किया हुआ है तो ओके तो सर स्टैम्प ड्यूटी के बारे में बात हो गई, साथ ही साथ हम ऐसे भी कुछ चीज़ें होती हैं बहुत टेक्निकल साउंड करती हैं लेकिन जो होती हैं बहुत मैंडेटरी होती हैं, बहुत वाजिब होती हैं, या उनके क्या फ़ायदे होते हैं। बात करें एनओसी की तो ये एनओसी क्या होता है, और साथ ही शेयर सर्टिफिकेट ये क्या होता है? ये आप अगर सेकंड सेल में जाते हो या थर्ड सेल में, जैसे आप ऑलरेडी मेंबर से आप खरीद रहे हो तो आपको सोसाइटी की एनओसी ज़रूरत है। ओके तो आपको सोसाइटी की एनओसी लेना है, आपको ये देखना है कि उसके जितने भी आउट गोइंग से इनकी कोई बराबर पे किया गया है कि नहीं किया गया, ड्यूज़ है कि नहीं, वो ड्यूज़ पे किया है नहीं किया, आपको वो सब चीज़ वेरीफाई करना है। ओके वो एनओसी के बाद में आप अपना एग्रीमेंट उनके साथ में कर सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं। Okay. प्लस आपको अभी ओसी देखना है, खास करके अभी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया क्योंकि बैंक वाले भी जब तक बिल्डिंग की ओसी नहीं होती नहीं है तो लोन देते नहीं है, लोन सैंक्शन, तो दे आस्क फॉर द ओसी। वो भी चीज़ आपको देखना है कि भाई ओसी है कि नहीं। और ये शेयर सर्टिफिकेट क्या शेयर होता है? सर्टिफिकेट आपका परचेज होने के बाद में यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू दी सोसाइटी अच्छा फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। Okay. शेयर सर्टिफिकेट जो पहले वाला परचेजर है उसके नाम पे होती है, वो शेयर सर्टिफिकेट आपके नाम पे बाद में ट्रांसफर होती है व्हेन यू बिकम द ओनर ऑफ द फ्लैट। ओके तो यानी हम पहले जो है इस सर्टिफिकेट में जो है हमारा ओल्ड ओनर और जो अभी न्यू ओनर है इन दोनों के बारे में जो है मेंशन होगा। नहीं, शेयर सर्टिफिकेट इज जस्ट लाइक ए सर्टिफिकेट, जैसे आप ये इतना शेयर मेरा ये ये नहीं कि भाई ये हमारे फलाना जो है मिस्टर so इज द मेंबर ऑफ अवर सोसाइटी होल्डिंग दिस मच शेयर हो जाए, ऐसा करके आता है 5 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, उसका बेरिंग उसका सील्ड आता है। फिर अगर वो पहला होल्डर होता है उसका फर्स्ट नाम आता है, जो सब्सिक्वेंट जो ट्रांसफर होता है उसका बैक साइड के ऊपर आता है। तो वो शेयर सर्टिफिकेट जो एक ही सर्टिफिकेट फ्रॉम द बिगिनिंग दे इशू टू यू, दे एवरी टाइम न्यू शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलती है। अच्छा। उसी के अंदर नाम अपडेट होते जाते हैं। ओके सर, जैसा कि शायद ने पूछा शेयर सर्टिफिकेट के हवाले से, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल, जैसे सेल्स अग्रीमेंट के बारे में मैंने पूछा था, तो ये सब ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से डेटा तैयार होता है, उसमें खाली हमें नाम की एंट्रीज करना होता है, या कोई ऐसा प्रोविजन है या कोई ऐसा क्लॉज है जो हम अपनी तरफ से भी उसमें एंट्री कर सकते हैं और उसको रजिस्टर करा सकते हैं? नहीं, आप एग्रीमेंट आप अपने वकील के पास बना सकते हो जैसा भी बनाना चाहो। ओके तो इसके लिए कोई ऐसा वो नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है कि ऑफिशियल सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो, आप अपना नाम वहाँ पे नहीं, करें या कुछ ऐसा? कोई वो नहीं है। क्योंकि हम लोग अभी लीव एंड लाइसेंस की जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें ऐसा होता है कि अगर आपको रजिस्टर कराना है तो सारी चीज़ें वहाँ पे तैयार हैं, आपको वैसे भी होती है और आप अपने ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है, अच्छा दोनों होती है। अब वो डिपेंड है लीव एंड लाइसेंस का, सेल एग्रीमेंट में नहीं है। अच्छा, सेल एग्रीमेंट में नहीं है, ये ऑनलाइन लीव एंड लाइसेंस में होता है। आप ऑनलाइन जाओगे तो उनके फिक्स टर्म्स एंड कंडीशंस। आपकी नज़र में मतलब कौन सी ऐसी बातें हैं जो मतलब सेल एग्रीमेंट में होना ही चाहिए? कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं? आप सेल एग्रीमेंट की बात करो कि लीव एंड लाइसेंस की बात करो? नहीं, अभी मैं सेल एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या? उसमें तो देखिए आपको उसमें जो मेन रिक्वायरमेंट है तो पहला ये देखना है आपको कि एनओसी का क्लॉज डालना है उसमें कि भाई यस ऑब्टेन द एनओसी फ्रॉम द सोसाइटी, then you have to mention about that कि building is having OC. Then there is no litigation on the flat. Okay. Correct. और litigation यानी इनके ऊपर कोई जो है किसी तरह की कानूनी चारा जो ही नहीं है इसके ऊपर। ओके। और I would advise कि before going for the transaction आप उसका टाइटल सर्च भी चेक कर लो। अच्छा। सब रजिस्टर ऑफिस में टाइटल सर्च मतलब सर्च में मतलब अगर कोई तरह का लिटिगेशन होता है तो लिस्ट पेंडेंस फाइल होता है। अगर लिटिगेशन लिस्ट पेंडेंस फाइल नहीं हुआ, कभी समझो वो आदमी ने किसी को और को बेचा है तो आपको वो चीज वहाँ पता चल जाएगा कि अक्सर शायद ऐसा होता है कि एक फ्लैट दो लोगों को बेच दिया जाता है, टाइटल सर्च में पता चल जाएगा। अच्छा, ये कि किसके नाम पे प्रॉपर्टी है, किसके नाम पे बिकी है, वो मिल जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? टाइटल सर्च। टाइटल सर्च होती है, तो हम लोग को वेबसाइट के जरिए सर्च कर सकते हैं। आप वेबसाइट में भी कर सकते हो और ऑनलाइन ऑफलाइन भी कर सकते हो। अच्छा, चलिए आप कर नहीं पाओगे क्योंकि उसके लिए कोई एक्सपर्ट की जरूरत है, एक्सपर्ट की जरूरत, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की। ओके, तो उनको करेंगे तो वो आपको करके वकील के पास कोई भी जाएगा तो वो डेफिनेटली उनको करके देगा। तो ये सब बेसिक्स पॉइंट्स है जो जरूरी है सेल्स एग्रीमेंट में मेंशन हो या उससे बनाने से पहले आप देख लें। जी, अगर आप वो फ्लैट पे लोन लेते हो तो बैंक वाले खुद भी टाइटल सर्च करेंगे खुद के वकील के पास। अच्छा, देखने के लिए कि भाई ये प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है कि नहीं।
ओके अच्छा ओके, कुछ इवेल्युएशन वगैरह भी होता है, वो भी हम लोग निकाल सकते कर सकते हैं? हाँ, रेडी रेगनोर वैल्यू पे आप जाओगे, ऑनलाइन आपको वैल्यूएशन मिल जाएगा, मतलब कि आपकी बिल्डिंग का CS नंबर मिल जाएगा, तो आपको बता देगा कि भाई ये मार्केट वैल्यू है। हाँ। उस पर जो भी डेप्रिसिएशन, अभी न्यू बिल्डिंग का तो डेप्रिसिएशन मिलता नहीं है, हाँ। ओल्ड बिल्डिंग होती है तो 40% 50% डेप्रिसिएशन आप लेके उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। ओके Okay. सर एक चीज़ और है, जैसे अभी हमने 40 लाख का एक घर खरीदा, ठीक है, 40 लाख की इसकी वैल्यू हमारी थी, आज के 6 महीने पहले हमने ख़रीदा, अब हमको कोई ज़रूरत पड़ गई है और हम उसको 50 लाख में बेच रहे हैं, ठीक है, हम 50 लाख रुपए पूरा लेंगे, पैसे जो चेक में जैसे हमने ख़रीदा था वैसे ही हम लेंगे, तो ये 10 लाख का जो डिफ्रेंशिएशन आ रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना? जैसे हमारी प्रॉपर्टी है तो हमारी अगर प्रॉपर्टी किसी को अच्छी लगी, दिस इज माय डिमांड, हाँ, तो माई डिमांड, तो हम लोग देखते हैं मार्केट में माई डिमांड माई फ्लैट जी, हमारा एरिया जो है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको खाली तो गवर्नमेंट नहीं बोलेगी कि भाई तुमने 40 लाख का खरीदा था, 6 महीने के अंदर 6 महीने में आप ये 10 लाख कमाए, उसमें आपको टैक्स देना है। अच्छा, टैक्स देके तो वी कैन फॉरवर्ड, यू कैन सेल इट, आप 1 करोड़ में बेचो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप वैल्यू ये 40 लाख की फ्लैट की 40 लाख का फ्लैट लियो और आप 20 लाख में बेचोगे, हाँ, तो नुकसान हमारा हो रहा है। नहीं, बहुत से टाइम क्या होता है कि नुकसान नहीं होता है। देखो मेरी बात सुनो, नुकसान आदमी कोई नुकसान करने के लिए प्रॉपर्टी खरीदता नहीं है। जी। अब 40 लाख में आप ले लिए, अभी आपको सामने वाला पार्टी बोलता है कि भाई मेरे पास इतना नहीं है, मैं तुमको 20 लाख दे सकता हूँ, करेक्ट, ये 35 दे सकते हैं, चलिए 35, 5 बाकी लाख जो में, ऊपर का जो है वो, तो वो जो अगर आप बिलो वैल्यू पे जाएंगे तो टुमारो द इनकम टैक्स पीपल में आस्क यू अच्छा, दैट व्हेन यू परचेज फॉर 40 lakhs, व्हाई डिड यू सेल इट फॉर 30 lakhs? ओके, हाँ, What is the reason behind that? ओके It ओके means that कि there is some transaction behind the back जो आप disclose नहीं कर रहे। ओके, देयर आर चांसेस कि That दे is कैन that is the only this thing. ओके, और हायर वैल्यू में इफ आई एम पेइंग स्टैम्प Because ड्यूटी, income tax people will Income be tax? happy because अच्छा। they are going to get more income tax Exactly. on ओके, that. तो ऐसा इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने ज़्यादा में क्यों बेच दिया या आपने वैल्यू क्यों बढ़ा दिया, सो ये तो बड़ी अच्छी एक चीज़ है अगर जी, देखा जी, जाए, and we तो have इसको हम all बेच the सकते rights. हैं, हाँ, नहीं, अभी तो आप ऐसा भी देखोगे कि लोग इतने स्मार्ट हो गए कि प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू जो है वो 1 करोड़ की होगी। ऑलवेज आप देखना मार्केट वैल्यू में और डेवलपर से परचेज करने में एटलीस्ट 25 to 30% का डिफरेंस रहता हाँ, है डिफरेंस रहता है, ना? कोई भी फ्लैट आप लेने जाओगे आपको बोलेगा 125, जबकि मार्केट वैल्यू उसकी 1 करोड़ होगी। 1 जी। करोड़ की। तो आज की तारीख में पब्लिक कितनी होशियार हो गई है कि दे विल नॉट गो फॉर द मार्केट वैल्यू, दे विल गो फॉर द एग्रीमेंट वैल्यू, बिकॉज एग्रीमेंट वैल्यू पे लोगों को 80% ये मिलता है, हाँ, लोन मिलती है ना? अगर लोग मार्केट वैल्यू पे एग्रीमेंट रजिस्टर कराते हैं तो देन दे विल गेट ए लोन ओनली ऑन 80% ऑफ मार्केट वैल्यू। अगर एग्रीमेंट का जो अमाउंट है 1.25 उसके ऊपर कराएंगे तो उनको 80% उसके ऊपर मिलता है, दे गेट 1 करोड़ 5 लाख रुपीज लोन अगेंस्ट दैट फ्लैट। Okay. तो इसलिए आजकल पब्लिक जो है वो हायर वैल्यू का एग्रीमेंट रजिस्टर कराती है सो दैट दे गेट मोर लोन फ्रॉम द बैंक। तो सर ये तो हमने ओनरशिप के बारे में बात कर ली और तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हमने जो है हमारे नाज़रीन को भी बता दिया कि स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है, NOC क्या होती है, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब वो ओनरशिप के लिए कहीं जा रहे हैं तो ये तमाम स्टेप्स को जो है अपने ध्यान में रखें। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, अगर कोई भाड़े की जैसे प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो उसमें उसे किस बात का ख्याल रखना चाहिए? उसमें ये देना भी चाहे अगर फ्लैट देना चाहे तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए उसे कि भाई किसको दे रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है वो आदमी का, वेदर वो जो लाइसेंस पीरियड खलास होगा तो वो आदमी खाली करेगा कि नहीं करेगा, मतलब दीज आर द थिंग्स विच ही हैज टू लुक इनटू। ऐसे ही कोई भी आदमी आया 2000 ज़्यादा भाड़ा दिया, आप दे दिए उसको, तो वो 2000 की लालच में अपने घर को भी रिस्क पे ले लेते वो, तो दैट इज़ नॉट correct. They have to look, they have to see whether the person's intention, they have to see what is his background. पहले किसी तरह भाड़े पे रिया है तो वो खाली कराया बराबर किया कि नहीं किया, वो सब चीज़ देखना है। फिर उसके बाद एज मैं बताया कि लैंडलॉर्ड की परमिशन बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराओ एंड देन यू इंटीमेट टू द पुलिस अबाउट दिस एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, जिसमें लाइसेंसर का नाम, उसका फ़ोटो, उसके सिग्नेचर, लाइसेंसी का फ़ोटो, उसकी सिग्नेचर एंड द कॉपी ऑफ एग्रीमेंट दैट ही हैज टू सबमिट टू द पुलिस स्टेशन। ये हमको ही करना होगा ये काम, ये जो लेता है जो देता है वो करता है। ओके,
सर एक चीज़ और हम लोग देखते हैं ना कि यहाँ पे थोड़ा बहुत एक और सिस्टम है हैवी डिपॉजिट का, सो उसमें कुछ क्लॉज भी होता है कि आप 11 महीने के लिए लॉक कर देते हैं, तो हाँ लॉक इन पीरियड। सो ये पीरियड क्या होता है, 11 महीना 12 महीना? अगर जबकि हमारे साल में तो 12 महीने होते हैं, व्हाई वी आर नॉट मेकिंग ऑन दैट? सो ये नॉर्मली लिव इन लाइसेंस एग्रीमेंट 11 महीने का ही बनता है। अच्छा, क्योंकि वो मंथली टू मंथली लाइसेंस होता है, ओके, तो उसके लिए 11 महीने का ही होता है। लीज जो होते हैं वो ईयरली होते हैं, लीज जो होते हैं वो ईयरली होते हैं, तो 11 महीने का होता है। और लॉकिंग पीरियड ये होता है कि क्योंकि जो आदमी आपको इतनी हैवी डिपॉजिट दे रहा है, हाँ लॉकिंग पे तो इसलिए वो ये चाहता है कि भाई तुम 11 महीने तक वो एग्रीमेंट को टर्मिनेट नहीं करोगे। अगर टर्मिनेट कर दिया बाई चांस, फॉर एग्जांपल मेरा फ्लैट था और मैंने बनाया एग्रीमेंट 2 साल का, ठीक है, 22 महीने का, और अगर इन बिटवीन मेरे पास पैसे आ गए, ठीक है, अब मैंने 5 लाख पे दिया हुआ था हैवी डिपॉजिट पे घर, अब मुझे अगर वो छोड़ना है 11 महीने बाद मेरे पास पैसे आ गए, तो अगर मैं टर्मिनेट करना चाहूँ तो लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं आप टर्मिनेट नहीं कर सकते, आपको 2 साल तक वेट करना ही पड़ेगा। अगर लॉकिंग पीरियड है तो आपको करना ही पड़ेगा। सो अगर सामने वाला अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें तो क्या ऐसा पॉसिबल? अनलेस 2 लाख का लॉकिंग पीरियड होगा, तो उसके साथ में एक क्लॉज और रहता है कि अगर लाइसेंसी कोई भी कंडीशन को ब्रीच करता है एग्रीमेंट हाँ, ओके, वही मैं चाह रहा था। तो देन यू कैन टर्मिनेट द एग्रीमेंट बाय गिविंग 1 month नोटिस और 15 डेज नोटिस, जो भी आपका अगर सोसाइटी के लॉज नहीं फॉलो कर रहा है या सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, क्योंकि शायद आप देखे होंगे कि आप भाड़े पे दे के 2 साल फंस जाते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि आप छुड़ा नहीं सकते, तो वो दादागिरी के साथ बिल्डिंग में रहते हैं। अगर आपके कंडीशंस ब्रीच करता है एग्रीमेंट के तो आप कर सकते हैं। लाइक पार्किंग एरिया में फाइट करने लगेंगे, नहीं मैं अग्रीमेंट हूँ, इतना हैवी डिपॉजिट दिया हूँ तो पार्किंग में फाइट करेंगे, तो अगर ये सब ब्रीच कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं कवानीन को, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अगर कंडीशन में डाला हो आपके एग्रीमेंट में, तो जैसे मैंने लिखा है कि सोसाइटी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है आपको फॉलो करने हैं। हाँ, सो अगर नहीं किया तो आप उसको नोटिस देके टर्मिनेट कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप 22 महीने के लिए घर लिए तो आप मतलब पूरी नहीं, अक्सर आप एग्रीमेंट देखोगे ना तो उसमें लॉक इन पीरियड के बाद में एक क्लेरिफिकेशन आता ही है कि भाई अगर ये कोई भी तरह का ब्रीच करेगी, मतलब कोई भी तरह का कंडीशन ब्रीच करेगी एग्रीमेंट का, तो लाइसेंसर इज एंटाइटल्ड टू टर्मिनेट बाय गिविंग 1 month नोटिस, 15 डेज नोटिस, जो भी है वो आता ही है। तो कभी कभी ऐसा होता है साल पूरा भी हो जाता है और सामने वाला पैसा नहीं दे रहा और मैं उसके घर में रह रहा हूँ, तो क्या पैसे पे भी इंटरेस्ट में ले सकता हूँ या दे सकता हूँ? ऐसा भी कुछ है गवर्नमेंट के उसमें? समझा नहीं, जैसे 22 लाख रुपए पे मैंने दिया था घर, ठीक है, हैवी डिपॉजिट पे, अब मेरा 22 महीना पूरा हो गया, ठीक है, तो अब वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद मुझे 22 लाख रुपए दे रहा है, तब तक मैं उसके घर में रह रहा हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत थी कि 22 महीने पे ही मैं निकल जाऊँ घर से, तो 2 महीना मेरा बेकार गया, 3 महीना उसने मेरा पैसा रखा, तो क्या इसके लिए भी कुछ फाइल कर सकते हैं? ऐसा कुछ है? अगर आपके पास एग्रीमेंट में लिखा होगा तो अच्छा, अदरवाइज आपको इंटरेस्ट के लिए जाओगे, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि देन इट्स 22 लाख पे इंटरेस्ट जो आएगा, क्योंकि घर वाले ऐसा होता है कि अगर 1-2 दिन आपने घर नहीं छोड़ा, 15 दिन, तो दे स्टार्ट चार्जिंग। हाँ, तो सेम चीज तो इसके लिए भी होना चाहिए ना कि भाई यू आर नॉट गिविंग मी, डिपेंड्स अपॉन द पार्टी टू पार्टी वेदर ही विल पे यू और नॉट, and the understanding between both the parties. लीगली अगर आप जाओगे तो फिर देन इट्स अ लेंथी प्रोसीजर। अच्छा, लेने अगर एग्रीमेंट के टाइम पे ही हम लोग लिखा ले तो बेटर है, तो ठीक है ना, आप लिखो कि भाई अगर आप 15 दिन के अंदर नोटिफिकेशन में आपने नहीं दिया तो आई विल स्टार्ट चार्जिंग इतना %। लगभग एग्रीमेंट में आता ही है सब में कि अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर नहीं रिफंड किया ऑन द एक्सपायरी ऑफ ऑन गेटिंग पोजीशन, देन यू एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट। ओके, तो ऐसा होता ही है। इसलिए देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो लीव एंड लाइसेंस का मैंने आपको बात में पूछे, ऑनलाइन के अंदर फिक्स क्लॉजेस है, है ना, ऑफलाइन में आप जो क्लॉज डालना चाहो डाल सकते हैं। तो ऑफलाइन में नोटरी बनवाते हैं, ये नॉट नोटरी, वो भी रजिस्टर्ड होता है। ओके, अच्छा, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी है, ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन भी है, तो विच वन इज बेटर सर? अब जैसे क्लॉजेस अभी आपने बोले कि भाई मेरे को 22 लाख के बाद में इंटरेस्ट चाहिए, वो शायद आपको क्लॉज ऑनलाइन में नहीं मिलेगा, ओके, सो वी कैन, तो वो आप इसमें डाल सकते हो। ओके, नहीं मतलब ऐसा होता है कि भाई हमारा पैसा आप रिटर्न नहीं करोगे तो हमको साजिद, तुमने एक बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट जो है हमारे रेंट पर जाने वालों के लिए भी बताया कि इफ़ दे आर गोइंग फॉर हैवी डिपॉजिट एंड सर्टेन थिंग्स, सो इफ़ अगर वो तमाम कंडीशंस के एंटाइटल हैं तो फिर आप भी जो है अपने राइट को इस तरीके से लीगल वे में मांग सकते हैं। हम लोग का मकसद ही यही है कि लोगों को अवेयर कराएं, तो वो हिसाब से आप अपने एग्रीमेंट में क्लॉज डालो जी। ओके सर, नोटरी ज्यादा मतलब जरूरी है कि नहीं? कोई भी एग्रीमेंट में देख रहा हूँ ऐसा देखते हैं ना हम लोग, एग्रीमेंट में नोटरी बना लेते हैं या कुछ ऐसा, दैट इज द रॉन्ग प्रैक्टिस व्हिच इज बीइंग फॉलोड। अच्छा, रॉन्ग प्रैक्टिस, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है? नहीं, वैल्यू नहीं रहेगी। ओह, ओके, देखो एग्रीमेंट, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, अगर आप जैसे ज़्यादा कह के लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट ही
नोटरी करा के लेते हैं। हाँ। एफिडेविट डिक्लेरेशन तो नोटरीज होता है, उसमें तो कोई नो डाउट नहीं है। जी। अब लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट जब लॉ बोल रहा है कि आपको उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरना है, जी। आप 100 रुपये के ऊपर एग्रीमेंट रजिस्टर करोगे तो वो इनसफिशिएंट स्टैम्प हुआ पहली चीज। सेकेंड चीज लॉ बोलता है कि आपको रजिस्टर करना है और आप रजिस्टर ने नोटरी करा तो भी गलत है ना, अगेंस्ट द लॉ है। जी, तो बेटर ये है। और दूसरा क्या है कि कल अगर आप अल्लाह ना करे कल वो आदमी खाली ना करता है तो अगर आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कोर्ट में ले जाओगे तो डेट हैज मोर वैल्यू देन दी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। जी, वो एक एमओयू जो होता है उसके अगर बेस पे अगर हम लोग करते हैं तो भी कोई फायदा नहीं होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। एक नोटरी एमओयू बनाते हैं ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज समथिंग एल्स। अच्छा, दिस इज आप जो पूछ रहे हो वो लीव एंड लाइसेंस का मेरे को पूछ रहे हो। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि भाई आपका कोई भी ट्रांजेक्शन होने वाला है, हाँ, जैसे कि आप कोई फ्लैट परचेज करने को डिसाइड किए एंड यू आर पेइंग सम टोकन अमाउंट टू हिम, तो देन यू एंटर इनटू एन एमओयू के भाई ये खरीदूंगा, आप मेरे को बेचो, ये मैं पूरा पेमेंट दूंगा, तो आप मेरे साथ में एग्रीमेंट रजिस्टर करना। दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो उसका कोई वैल्यू होता है कि नहीं? फॉर एग्जांपल हमारी बात चल रही थी और हम लोग का मामला खराब हो गया, वो रहता है ना, कुछ बात तो खराब हो गई, वो रहता है, वो उसकी वैल्यू रहती है, उसका वैल्यू रहती है। नहीं, मैंने सुना कि मार्केट में एमओयू की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ। डिपेंड्स अपॉन द डॉक्यूमेंट्स व्हिच फॉर व्हिच यू आर प्रिपेयरिंग। ओके, आप कौन से इंटेंशन से आपका एमओयू बना है, क्या किस तरह से बना है, उस पर डिपेंड होता है। ओके, थैंक यू। कल अगर वो एमओयू बनाने के बाद अगर पार्टी अगर वो एनफोर्स नहीं करती है, जैसे कि आपने फ्लैट एग्री किए परचेस करने में 1.5 CR में, आपने उसमें 20 लाख रुपए उसको टोकन दे दिए, करेक्ट? अगर वो नहीं किया तो देन यू कैन एनफोर्स दैट एमओयू विद द कोर्ट ऑफ लॉ। अच्छा, ओके, समझिए भाई he has agreed to sell, he has taken the token money from the part amount and now he is not complying with it। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि सामने वाले को ज्यादा पैसा कहीं मिल जाता है, हाँ, तो वो बोलता है कि छोड़ो इसको, डिच कर दो। लेमैन लैंग्वेज में कहें तो वो कल को आपको ये नहीं पूछ सकता इसका सबूत क्या है। हाँ, तो हमारे पास सबूत मौजूद है एंड दैट इज एमओयू बनाना चाहिए कोई भी सौदा करने से पहले। बेस्ट है ना, आप अगर टोकन पैसा देते हो कुछ एडवांस तो देन देयर शुड बी समथिंग ऑन ट्रैक। सर, अक्सर हम देखते हैं इस तरीके के प्रॉपर्टी के मामलात में एक वर्ड जो है बहुत जली पैमाने पे सुनने में मिलता है, दैट इज पावर ऑफ अटर्नी। ये क्या होता है? पावर ऑफ अटॉर्नी ऐसा है कि आप किसी को अपनी अथॉरिटी देते हो आपके बिहाफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा। या मतलब कोई भी तरह का डे टू डे अफेयर भी देख सकता है। अच्छा। डॉक्यूमेंट भी एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी मेरी गैर मौजूदगी में मैंने जो है आप अपना उसको ऑथराइज कर रहे हो, ऑथराइज कर दिया है। ओके, ऑलराइट। इवन सेल परचेज और भाड़े पे देना ये सब में भी यूज होता है। पहले बहुत कुछ होता था, पावर अटॉर्नी पे सेल भी होता था, परचेज भी होता था। अभी गवर्नमेंट ने उसमें ये कर दिया है कि अगर पावर ऑफ अटॉर्नी आप दे रहे हो सेल करने के लिए तो आप ब्लड रिलेशन को ही दे सकते हो। अच्छा। और किसी को नहीं। अगर ब्लड रिलेशन में है तो ही उस बेसिस के ऊपर आप प्रॉपर्टी रजिस्टर हो सकती है। ऐसा होता है पहले दोस्त को बना देते थे किसी को, या खानदानी वकील है हमारे पास, उनको भी नहीं। ब्लड रिलेशन में ही सिर्फ दे सकते। ब्लड रिलेशन में अगर सेल का पावर है तो देन यू हैव टू गिव इट ओनली टू योर ब्लड रिलेशन। जैसे कि मैं अपने बेटे को दिया, अपनी बेटी को दिया, अपनी वाइफ को दिया, बाकी और किसी They can only deal with it. They can only do it. शाइस्ता सर को हम लोग अलविदा कहें या नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलने की उम्मीद करें, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है एक मैसेज या एक पैगाम होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, आपका पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस देखते हुए मैं चाहता हूँ कोई पैगाम या कोई मैसेज आप देना चाहेंगे उन लोगों को, खासकर जो मतलब इतनी मेहनत की कमाई करते हैं और पैसा किसी प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं या घर खरीद रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा तो उनको यही एडवाइस है कि आप लेने के पहला बराबर से प्रॉपर्टी का टाइटल इन्वेस्टिगेट करिए और उसके बाद ही लीजिए। क्योंकि क्या है कि प्रॉपर्टी अगर अब आपका पैसे से आप इतने हार्ड अर्न मनी से प्रॉपर्टी लेते, अल्लाह ना करे कल वो प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट निकला तो अननेसेसरी आप अपने लिए नहीं, आप अपने बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके जाओ जी। क्योंकि आप जो आज कर रहे हो वो अपनी फैमिली के लिए, अपनी बच्चों के लिए कर रहे हैं, ताकि कल बच्चे वहाँ पर खुशी से रहे। आने वाला अगर कल वो प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम है या जैसे कि आपने ले लिया, आपने ट्रांसफ़र नहीं कराया, कल लैंडलॉर्ड नहीं किया, तो अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम जो है आपका बेटा फेस करेगा। तो ऐसा कोई काम ना कीजिए जिससे आपके फैमिली को कोई तरह का प्रॉब्लम आना। तो आप खरीद रहे हो तो टाइटल क्लियर वाला प्रॉपर्टी खरीदो और ऐसी करो कि रात में चैन की नींद आप घर में सो।
not with the tension. जी जी, और इसमें इजाफा कर दें कि कोई कच्चा काम ना करें, पक्का काम करें। कच्चा काम नहीं हो। जी, ओके ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए, बहुत सारी थैंक यू चीजें। सो मच, थैंक यू सो मच सर कि आपने जो है हमारे छोटे से छोटे डाउट्स और बड़े से बड़े सवालात का जो है यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ तमाम जवाबात दिए। आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, क्योंकि अभी भी बहुत सवालात हैं। इंशाल्लाह मौका लगा तो फिर आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। शाइस्ता, आज बात करके सर से बहुत अच्छा लगा और ये समझ में आया कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या बेच रहे हो या आप कोई और मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो या कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं जहाँ पे बड़े अमाउंट लग रहे हैं आपके, तो ये एसेंशियल है कि आप एक अच्छे और बेहतरीन प्रॉपर्टी लॉयर या एक्सपर्ट को कंसल्ट ज़रूर करें और उनसे ही डॉक्यूमेंटेशन करवाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग ऐसा होता है ना कि नहीं, हम खुद गूगल पे सर्च करेंगे, खुद चीज़ें पढ़ेंगे और खुद, तो बहुत सारी मिस्टेक हम लोग कर जाते हैं। तो आज के प्रोग्राम से ये तो साबित हो गया है नाजरीन कि आपको अगर करना है कोई काम तो सोच समझ कर ही करना है। बिल्कुल सही कहा साजिद, और जैसे कि हमारे नाज़रीन भी हमारी इस बात से अग्री करेंगे कि प्रॉपर्टी मैटर्स जो होते हैं, इंसान जो होता है वो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी को जो है लगा कर ज़िंदगी में एक बार जो है ज़रूर कोशिश करता है कि वो किसी प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी में जो है इन्वेस्ट करे। तो आप बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि मेरी जो ज़िंदगी भर की पूंजी है वो किसी भी कानूनी कम मालूमात की बिना पर आगे चलकर मैं पेचीदगियों में जो है फंस जाऊं। तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है नाजरीन की प्रॉपर्टी के मामलात में आप ज़रूर एक्सपर्ट से जो है कंसल्ट करें, उनसे एडवाइस लें और देखें कि आप कभी इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस में ना फंसें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम को आज का हमारे प्रोग्राम जो कि रियल एस्टेट लॉज पर मबनी था आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक्स हमें देना ना भूलें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।